हेलो बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल न्यू इंडिया एरा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा है मैथमेटिकल मेथड्स का पार्ट 7, मतलब कि आज हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस आने की एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आज। और अगर आपने अभी तक 6 के 6 पार्ट नहीं देखे तो आप जाइए उन 6 पार्ट्स को देखिए, तब आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आपको हमारा एमसीक्यू सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का। देखिए, रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का। अगर मैं ये एक पॉइंट पकड़ूँ तो प्लस एक्स एक्सिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन का। कौन सा लग रहा है? 15 न्यूटन का। ये मेरा F1 और ये मेरा F2। अब दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये मेरा प्लस एक्स एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, तो F2 और F1 में से ज़्यादा कौन है मेरा? F2 और F1 में से मेरा ज़्यादा कौन है? F2 की वैल्यू मेरी ज़्यादा है। मतलब मेरा जितना भी रिजल्टेंट बनेगा वो F2 के साइड में बनेगा। ये जो मेरा वेक्टर है, ये है मेरा एंटी पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलग अलग है, सेम नहीं है इसका डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को सॉल्व करने के सबसे पहले देखने की किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमारा रिजल्टेंट भी उसी का डायरेक्शन में होगा। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो F2 माइनस F1 यहाँ पे होता है, तो 15 माइनस 10 मिल जाएगा हम लोग को 5 न्यूटन। लेकिन किसका डायरेक्शन में? 15 के डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। हमारा 5 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि 15 न्यूटन की वैल्यू मेरी ज़्यादा है और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव द। अब यहाँ पे बात कर रहा है इक्वल वेक्टर्स की। किसकी? इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था? इक्वल वेक्टर्स जो मेरे होते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स की बात की है। सिंपल क्वेश्चन था ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पर यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की बात की है। अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ, दो यूनिट वेक्टर्स में लेता हूँ, आई डॉट जे। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मिलना चाहिए मेरे को? 0 मिलना चाहिए, क्योंकि आप बोला यहाँ पे 90 डिग्री की बात की है। या फिर मैं अगर ए डॉट बी भी लूँगा तो भी मेरे को उसका, अगर मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस 90 मेरा कितना होता है? 0 होता है। इसलिए क्योंकि ए डॉट बी जो मेरा था वो मेरा फार्मूला क्या था? ए बी कॉस 90, कॉस थीटा मेरा फार्मूला था, और कॉस 90 मेरा क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे एंगल हम लोग को बोल दिया 90 डिग्री होगा, तो 90 पुट करते ही मेरे को आंसर 0 मिल जाएगा। और जब इसके जगह मैं यूनिट वेक्टर रख के देखता हूँ तो यूनिट वेक्टर का भी तो प्रॉपर्टी यही होता है कि जो अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। मतलब मेरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा MCQ नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। हमको मैग्नीट्यूड निकालना है किसके? वेक्टर प्रोडक्ट का, ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। मैंने अगर मान लिया मेरा दो यूनिट वेक्टर है, एक आई कैप यहाँ पे और एक जे कैप यहाँ पे, ये दोनों एंगल बना रहे 60 डिग्री का। दोनों किसका एंगल बना रहे? 60 डिग्री का। लेकिन मेरे को निकालना क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्रॉस वाला प्रोडक्ट मेरे को निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट मुझको फाइंड करना है। ओके, चलो देखो, तो मैं आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू मॉड आई मॉड जे साइन, एंगल कितना दिया है? साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को √3/2। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 देखिए, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मेरे को 3 वेक्टर्स दिए गए, ए
बी और सी, तो कौन सी वैल्यू मेरी करेक्ट नहीं होगी। ये जो मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये स्केलर प्रोडक्ट में सही होता है। ये मेरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मेरा स्केलर प्रोडक्ट में सही होता है। ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट में सही नहीं होता। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मेरी है वो वेक्टर प्रोडक्ट में भी काम करती है। बस मेरी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग होता है यूनिट वेक्टर की वजह से। ये मैंने पार्ट 4 में अच्छे से एक्सप्लेन किया। पार्ट 4 में जहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया है ये उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चालू हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखिए शो दैट वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया हमको, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर शो करना है। अब एक वेक्टर दिया, अगर इसको यूनिट वेक्टर शो करना है तो यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर दिखा दिया तो मेरा ये यूनिट वेक्टर प्रूफ हो जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। मतलब जो भी वेक्टर दिया है मेरे को वो क्या बन जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर प्रूफ हो जाएगा। ओके, देखिए मेरा वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। अगर मैं इसका बेस सेपरेट करता हूँ तो ये बन जाएगा आई कैप बाय √2 माइनस जे कैप बाय √2 ना। और अगर मैं इसको और अच्छे से सेपरेट करता हूँ तो 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। अब जब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मेरे को जैसे अगर मॉड ए निकालना है, इस वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1/2, ये भी मेरा 1/2, मतलब √1। ये क्या आ गया मेरा, √1 मतलब 1 होता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड मेरा ए आ गया, मतलब इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये क्या हुआ मेरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखा हुआ है, वेक्टर v1 दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर v2 दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, मतलब इन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोग को। देखिए तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 यहाँ पे लिख लो। v1 की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ओके, अब v2 की वैल्यू जस्ट उसके नीचे लिख लो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो इसका साइन तो प्लस है, तो 3i कैप प्लस आई कैप कितना बन जाएगा, 4i कैप। इसका साइन माइनस है तो ये प्लस 3j कैप 4 - 1, और ये इन दोनों के पास सेम है, प्लस साइन क्या डिफरेंट है, तो के कैप मेरा निकल जाएगा। तो मेरे को v1 प्लस v2 वेक्टर कितना मिला, मेरे को 4i कैप प्लस 3j कैप। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मीन्स v1 प्लस v2 का, तो मुझको क्या करना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, 16 प्लस 9 मतलब √25। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, √25 कितना होता है, 5 होता है। मतलब मेरा v1 प्लस v2 का जो मैग्नीट्यूड है मॉड कितना आया मेरा, 5 आया। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझा होगा। हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, v1 दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, और v2 दिया हुआ है माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 को क्या निकालना है हमको, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को जो दिया है समेशन कर लेते हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप, इसके नीचे बरोबर लिख देते हैं 6i कैप प्लस 5j कैप। तो आंसर क्या मिल जाएगा, -4i कैप
प्लस 2j कैप, मतलब मेरे को v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर कितना मिल गया, -4i कैप प्लस 2j कैप। अगर मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करता हूँ, अगर मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करता हूँ, ये -4i कैप ना मेरा x एक्सिस पे क्या होता है, i कैप होता है, और y एक्सिस पे j कैप होता है मेरा। तो -4i कैप मतलब -1 -2 -3 -4 ये मेरा हो गया, और प्लस 2j कैप मतलब +1 +2, मतलब कुछ इस पॉइंट पे मेरा कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और अगर मैं उसको ओरिजिन से जोड़ता हूँ तो मुझे क्या करना है, अब इसका डायरेक्शन निकालना है। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। तो v1 प्लस v2 कितना मिल जाएगा मेरे को, √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा मेरे को, ये 16 + 4 मीन्स √20। और अगर इसको देखो तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, 4 बाहर निकल जाएगा, 2√5। इसका मेरे को क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल गया v1 प्लस v2 का। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने देखा कि हम tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देते, tan अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग फाइंड किया करते थे ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इतना एंगल x एक्सिस के साथ में बन रहा है वो तो मेरा थीटा होगा। अब अल्फ़ा का जो डायरेक्शन है मेरा, वो मैं किसके साथ निकाल सकता हूँ, मैं अल्फ़ा से भी निकाल सकता हूँ और थीटा से भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन तो मुझे ये मिल गई कि ये जो लाइन है ये फिक्स है, ये लाइन चेंज नहीं होगी। लेकिन मुझे ध्यान देना है कि मेरे जो दोनों वैल्यू है, जो मेरे दोनों वैल्यू है, मेरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मीन्स इस खाने में आ रहा है। तो मेरे को एंगल भी उसी के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले मैं अपना कॉमन काम करके लेता हूँ। हम सबको मालूम है, अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो रिजोल्यूशन वेक्टर मैंने निकाला था, ये मेरा अगर r था, ये मेरा थीटा, तो ये जो मेरी साइड यहाँ बनती थी ये मेरे को क्या मिलती थी, r sin थीटा, और ये मेरे को मिलता था r cos थीटा। अब इसको मैं अगर r y बोलूँ तो, इसको अगर मैं r y बोलूँ तो ठीक है, और इसको r x का नाम दूँ तो भी ठीक हो। तो tan थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, r y अपॉन r x। tan थीटा मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r y अपॉन r x ना। इसके हिसाब से जो मेरा tan थीटा यहाँ बनेगा डायरेक्शन के लिए, वो क्या बनेगा मेरा, वी वाई अपॉन वी एक्स। ऊपर y का टर्म और नीचे x का टर्म, मतलब tan थीटा क्या मिल गया मेरे को, वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, tan थीटा। अब वी वाई का टर्म कितना है मेरा, वी वाई, यहाँ पे देखिए ये मेरा वी एक्स है और ये मेरा वी वाई है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एक्स एक्सिस का टर्म रहता है। तो वी वाई कितना है मेरा, +2, और एक्स कितना है मेरा, -4, मतलब -1/2। अब यहाँ पे आप जो आंसर है tan थीटा का -1/2 पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करके देखेंगे। ये देखिए, अब ये जो मेरा एक तो थीटा ये है ना, अब इसकी जो डायरेक्शन है थीटा से, मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है थीटा से, ये भी फिक्स है और अल्फ़ा से भी ये फिक्स ही है। अब ये जो थीटा है, अगर मैं इसके जगह पे 180 माइनस अल्फ़ा लिख दूँ, मतलब ये मेरी 180 है और ये अल्फ़ा एंगल पीछे है। अल्फ़ा एंगल ये क्या है, पीछे गया है इसके, मीन्स ये ऐसे अल्फ़ा एंगल कहाँ गया है, पीछे गया है। तो मैं थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा की जगह पे 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी फिक्स ही है ना। और tan थीटा हम लोग लगाते क्यों, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। अगर इसकी डायरेक्शन फिक्स है तो थीटा के लिए भी ये इतना ही रहेगा और अल्फ़ा के लिए भी ये यहीं पे रहेगा। तो थीटा की जगह पे मैं 180 माइनस अल्फ़ा पे लिख सकता हूँ, ये मेरे को -1/2 मिल जाएगा। अब 180 माइनस अल्फ़ा ये होता है -10 अल्फ़ा। -10 अल्फ़ा क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। जैसे अगर यहाँ पे 90 प्लस थीटा दिया होता है या 90 माइनस थीटा दिया होता, और साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक बन जाता। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी एक्सिस एक्स जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, अगर उसके रिस्पेक्ट में कुछ प्लस या माइनस हुआ, उसके रिस्पेक्ट में कुछ अगर प्लस या माइनस हुआ, तो मेरा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। इतना याद रखो, अगर मेरा एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, मतलब 180 जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 से ये जो एंगल है मेरा, ये 180 से क्या है, छोटा है ना, इसलिए 180 माइनस
अल्फ़ा, तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा। मेरा एक्स एक्सिस पे है तो उसको चेंज नहीं करना। अगर यही मेरा वाई एक्सिस पर रहा होता तो टेन का कॉट बन गया होता, साइन का कॉस बन गया होता और कॉस का साइन और सेक का कोसेक बन गया होता। तो 180 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते, बाकी मतलब कि ऑल सरदार टैक्सी चोर। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होते, बाकी सब नेगेटिव होते। तो टेन अल्फ़ा यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, नेगेटिव रहेगा। ये -1/2, तो मेरे को टेन अल्फ़ा कितना मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो टेन अल्फ़ा कितना मिल गया मेरे को, 1/2। और इस हिसाब से मेरे को डायरेक्शन की एंगल जो अल्फ़ा है वो कितनी मिल जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ देखने वाली क्या थी, अगर मेरा जो एक्सिस, मेरा जो एंगल है डायरेक्शन का, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा जो डायरेक्शन का एंगल है अल्फ़ा, वो अगर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल बना रहा है वो, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना। बट अगर वही सिर्फ वाई एक्सिस के साथ में एंगल बनाए, वो अगर वाई एक्सिस के साथ में एंगल बनाए, तो मुझे साइन को कॉस में बदलना है, टेन को कॉट में बदलना है और सेक को कोसेक में बदलना है। समझिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर v इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप हैज़ अ मैग्नीट्यूड 10। मतलब मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है, मान लो मैंने उस वेक्टर का नाम दिया वेक्टर u, जो पैरेलल है इस वेक्टर के, वेक्टर v, जिसका वैल्यू दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप एंड इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड 10। मैग्नीट्यूड कितना दिया मेरे को, 10 दिया हुआ है। ओके, मतलब मेरे को इस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड दिया है, मेरे को उसका आंसर निकालना है। ऐसा केस जब भी हो, जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो और एक मैग्नीट्यूड दिया हो, तो ये हमेशा याद रखना, जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है वो कुछ स्केलर मल्टीपल होता है सेकेंड वेक्टर का। जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है वो स्केलर मल्टीपल होता है सेकेंड वेक्टर का। ये जो लैम्डा है मेरा, ये कोई स्केलर फंक्शन है, वो स्केलर मल्टीपल होता है सेकेंड वेक्टर का। तो मुझे बस इस लैम्डा की वैल्यू निकालने, बाकी तो मेरा v का वैल्यू तो है मेरे पास, बाकी v की वैल्यू तो मेरी है मेरे पास। और अगर मैं इसको मॉड के टर्म्स में लूँगा तो मॉड u इज इक्वल्स टू लैम्डा मॉड v। तो लैम्डा क्या मिल जाएगा मेरे को, मॉड u बाय मॉड v ना, इतना मेरे को मिल जाएगा ना। तो u की वैल्यू तो मेरी 10 है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 10। बाकी v का मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, मतलब 1 + -2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 + 4, मतलब 10/√5। 10/√5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 √5। और अगर इसको अच्छे से सॉल्व करो तो 2 × 5 को मैं √5 × √5 भी लिख सकता हूँ। ये मेरा √5, तो √5 से √5 कैंसिल, मेरे को आंसर कितना मिल गया, 2√5। मतलब ये मेरे किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरे लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब लैम्डा मेरे को मिल गया जो उनका स्केलर मल्टीपल था। हमेशा ध्यान में रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल में दिए हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ वो वेक्टर सेकंड वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, वो वेक्टर सेकंड वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। ये एक रूल है, अच्छे से याद रखना इसको। ओके, तो लैम्डा मेरे को मिल गया। अब जब लैम्डा मेरे को मिल गया तो मेरे को वेक्टर यू निकालने में कितना टाइम लगने वाला है। वेक्टर यू मेरा, लैम्डा कितना मेरा 2√5, और वेक्टर वी कितना मेरा आई कैप माइनस 2j कैप, बस उसको मल्टीप्लाई मार दो अंदर, तो 2√5 आई कैप माइनस 2 × 2 4√5 j कैप। ये है मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर जो मुझे चाहिए था, जो कि पैरेलल था मैग्नीट्यूड 10 के साथ v के साथ। मतलब इसके मैग्नीट्यूड 10 थी और ये v के साथ पैरेलल में था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बिना लाइक किए मत जाइए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, शो दैट वेक्टर्स a एंड वेक्टर्स b बोथ आर पैरेलल। अब इनको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो अपना स्केलर वाला मेथड, जो हमने अभी देखा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है अगर पैरेलल है तो, और सेकंड वाला वेक्टर है हमारा क्रॉस वर्ड, मतलब वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड।
ओके, तो हम लोग स्केलर वाला मेथड देखते हैं, क्योंकि इससे भी आंसर हमको मिल ही जाएगा। अब स्केलर वाला मेथड अगर देखते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है हम लोग को, वेक्टर ए जो मेरा है ना, ये देखिए 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, अच्छे से लिख दो, 2i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप। अगर मैं इसमें ना 2 का डिवाइड कर देता हूँ, इसके अंदर 2 का डिवाइड है, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये i कैप बन जाएगा और ये 5/2 बन जाएगा मेरा। 2 कॉमन निकालते ही, जैसे मैं कोई नंबर कॉमन निकालता हूँ ना, और जिसके पास वो नंबर नहीं है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मैंने अगर 2 को फिर से मल्टीप्लाई किया अंदर, ये 2i कैप मेरा बन जाएगा, और ये 2 × 5/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे को फिर से 5j कैप मिल जाएगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, ये मेरा 3k कैप बन जाएगा। अब इसको देखिए, ये जो मेरा वेक्टर है और ये जो मेरा वेक्टर बी है, दोनों सेम टू सेम है, मतलब 2, मैं इसके जगह पे वेक्टर बी लिख सकता हूँ ना, बी, और ये मेरा वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा स्केलर से, कि मेरा वेक्टर ए है जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर बी का। ये हमारा किसका रूल है, पैरेलल वेक्टर्स का। मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है हम लोग को, मीन्स वेक्टर ए इज लैम्डा मीन्स स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, तो वो मेरा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। अब इसके अंदर मुझे क्या प्रूफ करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से इसका एंगल 0 प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा, मुझे इसका आंसर 0 प्रूफ करना होगा, क्योंकि जब इसका आंसर 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है मेरा, ए क्रॉस बी का, इसका वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अगर ये मेरा 0 बन गया, साइन थीटा मेरा 0 हुआ, तो पूरा टर्म मेरा 0 बन जाएगा ना। तो मेरे को इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पैरेलल में एंगल कितना बनता है मेरा, 0 डिग्री होता है। तो अगर मेरा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा मेरा। अगर ये 0 बन गया तो मेरा ए क्रॉस बी, तो ये वेक्टर मेरा जो वेक्टर ए और बी है वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिटरमिनेंट बना दिया, i कैप j कैप k कैप 2 5 माइनस 6, और इस वेक्टर का क्या है मेरा 1 5/2 और -3। अब इसको जब आप सॉल्व करने को लेंगे तो आप i कैप यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसको, ये मेरा -15 बन जाएगा, -15, फिर ये मेरा 6 × 5/2, 2 3 = 6, 5/2 × -6, इसको कैंसिल कर देगा, -3 बन जाएगा। मतलब मेरा ये 15 -15 प्लस 15, तो देखिए यहाँ पे सिंपल है यार, ये -6 × 5/2, तो 2 3 = 6, ये मेरा -15 आया। यहाँ पे माइनस पहले से होता है, तो माइनस प्लस, ये मेरा 0 बन गया। फिर जे के पास माइनस होता है मेरा, तो ये -6, फिर यहाँ पे -6, तो माइनस प्लस 6, ओके। फिर यहाँ पे प्लस के कैप यहाँ लिखता हूँ, के कैप क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 यहाँ मिल गया, फिर -5। अब देखिए सबके ब्रैकेट के अंदर आंसर 0 आ रहा है, तो ये आंसर भी मेरा 0, मतलब ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये देख सकते हैं कि मेरा जो दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है। हमने स्केलर से भी प्रूफ किया और वेक्टर मेथड से भी इसको प्रूफ करके देख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने इसको स्केलर और वेक्टर मेथड दोनों से प्रूफ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ गया, स्केलर मेथड से भी और वेक्टर मेथड से भी। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमको इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, वो भी बड़े आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी के साथ। मुझे लगता नहीं कि आपको किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी महसूस हुई भी, क्योंकि हमने सॉल्यूशन बड़े अच्छे से, और जितने भी सॉल्यूशन देखे हमने उसका कंसेप्ट पीछे हर वीडियो में देख चुके थे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बताया। कौन सा बताया, वेक्टर वाला मेथड। i कैप j कैप k कैप लिखिए, फिर i के नीचे i का कंपोनेंट, फिर j के नीचे j का, k कैप नहीं है तो उसके नीचे 0, फिर 3 का, फिर 5 का, k कैप नहीं है तो 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। i कैप लिखते हैं यहाँ पे, फिर 3 × 0 5 × 0 -0, ओके। फिर -j कैप, देखिए ये रो ये कॉलम भूल जाइए, 2 × 0 -3 × 0 0, प्लस k कैप
2 इंटू 5 10, फिर 3 इंटू 3 -9, 9 10 -9, ये तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। के कैप इंटू 1, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, के कैप आ गया। मतलब मेरा ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो क्या है, मेरा के कैप है। ओके, तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन अच्छे से समझा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, शो दैट वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच, हम लोग को इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल शो करना है। स्केलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर मेथड से भी हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, बट स्केलर मेथड से सॉल्व करना हम लोग को बहुत सिंपल पड़ेगा, तो हम लोग स्केलर मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब ए बी सी, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन वेक्टर्स के बीच का एंगल मीन्स इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है इनके बीच में, वो हम लोग को 0 प्रूफ कर देना है बस, तो हम लोग को आंसर अपना मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। ये हमारा, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो हम लोग ये शो कर सकते हैं कि दे बोथ आर म्यूचुअली मेक एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। ओके, तो ये 3 हमको प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट लेते हैं हम लोग ए डॉट बी का। अब ए डॉट बी में क्या है हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब ये देखिए इन दोनों के पार्ट में, इन दोनों में स्केलर प्रोडक्ट जब भी करो तो सबका सबसे मल्टीप्लाई करते मत बैठो। बहुत सिंपल मेथड है, आई का आई से करो, जे का जे से करो, के का के से करो। क्योंकि आप अगर एक से एक का मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो हमको मालूम है कि आई डॉट जे का आंसर 0 आता है, जे डॉट के का आंसर 0 आता है, के डॉट आई का आंसर 0 आता है। तो हमको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको क्या देखना है कि सेम से सेम का आंसर 1 आता है, तो हमको बस सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 इंटू 3 करता हूँ, 6 होगा। आई डॉट आई मेरा 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 6 18, यहाँ पे माइनस है तो -18, जे डॉट जे मेरा 1 होता है, प्लस 6 इंटू 2 12, के डॉट के मेरा 1 होता है। तो 6 -18 प्लस 12, तो 12 और 6 मेरा कितना होता है, 18 होता है। 18 माइनस 18 आंसर 0। हमारा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, मतलब बी डॉट सी के ऊपर। बी क्या है मेरा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सी क्या है मेरा, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, मतलब 3 इंटू 6 18, आई डॉट आई 1 होता है मेरा, माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, और ये -6 इसलिए -12, प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, माइनस है तो -6। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 18 -12 -6 कितना होता है, -18 होता है। तो ये भी आंसर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे, मतलब सी डॉट ए के ऊपर। देखिए क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो सी वेक्टर क्या है मेरा, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर ए क्या है मेरा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखिए 6 इंटू 12, 6 इंटू 12, आई डॉट आई मेरा 1 होता है, 2 इंटू 3 6, ओके, जे डॉट जे मेरा 1 होता है, प्लस 3 इंटू 6 18, यहाँ पे 3 का साइन माइनस है तो -18। अब देखिए 12 प्लस 6 18, यहाँ पे -18, मतलब आंसर मेरा क्या आ गया, 0। अब देखिए ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, मेरे को तीनों क्या मिल गया, मेरे को तीनों 0 मिल गया। मतलब ये जो मेरा तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 और वेक्टर v2। सबसे सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, v1 क्रॉस v2 वेक्टर, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, 2 3 -1 2 3 -1 1 2 -3। अब मैंने स्पीड का थोड़ा इंक्रीज किया क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आता है, इसके लिए अब मैं i कैप लिखता हूँ। ये क्या मेरा 3 इंटू 3 -9, 2 इंटू -1 -2 माइनस प्लस
2, फिर मेरा क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस जे कैप, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, 3 इंटू 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 प्लस के कैप, क्या मिल जाएगा मेरे को के कैप, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 - 3, बस ज़्यादा नहीं। ये कितना मेरे को 7 आई कैप माइनस 7 आई कैप, ये -5 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 जे कैप, और ये 1 मिल जाएगा तो प्लस के कैप। मेरे को क्या मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ V1 एंड V2 मेरे को मिल गया। बस ज़्यादा कुछ नहीं। आप अब मैंने स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दी क्योंकि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है, तो ये कैलकुलेशन जो है आपको अच्छे से समझ गई होगी, या आपने मेरे से पहले खुद से सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज मार के। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है मेरा। देखिए गिवन वेक्टर दिया हुआ V1 और V2, दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A, मीन्स इस A का वैल्यू निकालना है। अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो मैं स्केलर से भी इनका वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब मीन्स मेरा वेक्टर V1 और वेक्टर V2 के बीच में दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उनको यहाँ पे ला के रख देना है। तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट A आई कैप माइनस 6 जे कैप इक्वल्स टू 0। तो 5, अब आई का आई से और जे का जे से मल्टीप्लाई करवाना है स्केलर प्रोडक्ट में। अगर आप क्रॉस में जाओ तो डिटर्मिनेंट लेना, बड़ा वाला मेथड सॉल्व मत करना। डिटर्मिनेंट लेके वहाँ पे आंसर, आप इसको डिटर्मिनेंट से भी बना सकते हो। मैंने स्केलर से बनाया, आप इसको डिटर्मिनेंट से बनाने का ट्राई कीजिए। डिटर्मिनेंट आप जब बनाएंगे ना टोटल, तो टोटल के इक्वल्स टू में आप 0 लिख देना, तो आपको जो यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा उसको 0 से मतलब जो प्लस होगा ए को एक साइड रख के बाकी सबको वहाँ साइड लेके जाना। तो मैं स्केलर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप घर पे अपने वेक्टर से सॉल्व करने का ट्राई करना। ओके, तो 5 इंटू ए 5A आई डॉट आई मेरा 1 होगा, फिर 2 इंटू 6 माइनस 12 जे डॉट जे मेरा क्या होगा 1 होगा, इक्वल्स टू 0। 5A इसको मैंने यहाँ पे क्या 12 भेज दिया, तो ए की वैल्यू मेरी क्या हो गई 12/5 आ गई। एक वैल्यू मेरी क्या आ गई 12/5 आ गई। ओके, चलिए हम लोग ना एक बार वेक्टर मेथड से भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या आता है। V1 क्रॉस V2 क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में मेरे को, आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू क्या मेरा 5 2 0, के का टर्म नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ पे फिर से क्या है A -6, के का टर्म नहीं दिया हुआ है 0, तो आई कैप ये तो मेरा क्या बन जाएगा, आई कैप में ये मेरा 0 बन जाएगा दोनों, 2 इंटू 0 फिर -6 इंटू 0 0, फिर माइनस जे कैप, ये भी मेरा 5 इंटू 0 इंटू 0 0, उसके बाद मेरा प्लस के कैप, ये दोनों के बराबर में क्या है इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो 0 नहीं भूलना है। के कैप में क्या है मेरा 5 इंटू 6, तो के कैप क्या मिल रहा है मेरे को -30 -2A और इक्वल्स टू 0 जो था वहाँ पे मेरा। अब यहाँ मेरे को क्या मिला के कैप, और ये मेरा -30 मीन्स -30 के कैप -2A के कैप। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो 0 है ना इक्वल्स टू 0, ये कब आता है जब यहाँ पे पैरेलल बोला होता। क्रॉस प्रोडक्ट में जो ये हम लोग के लेते हैं पैरेलल के ले लेते हैं, छोटे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है ना ये पैरेलल के लिए, कि अगर आपको बोले कि शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अब हम लोग इससे भी अपना ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको V1 क्रॉस V2 मिल गया, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। V1 क्रॉस V2 जो मेरा है यहाँ पे मॉड V1 मॉड V2 और साइन थीटा, मेरा साइन कितना मिल जाएगा मेरे को, परपेंडिकुलर बोला है तो 90 डिग्री मिल जाएगा, मतलब 1 होगा। तो मेरे को यहाँ पे केवल क्या करना है, मेरे को मॉड V1/V2 को इससे डिवाइड कर देना है, मेरे को अपने मॉड के वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है बस। उसके बाद में यहाँ पे इक्वल्स टू 1 लेंगे तो मेरे को आंसर ए का वैल्यू 12/5 मिल जाएगा। ओके, आप स्केलर प्रोडक्ट से, आप वेक्टर प्रोडक्ट से अगर ना जाते हुए स्केलर से सॉल्व करते तो भी आपको आंसर राइट ही मिलेगा। अगर वेक्टर से सॉल्व करने जाते तो ये 0 यहाँ पे नहीं लेना है, बस जो आपका प्रोसेस होगा वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, मीन्स थोड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाएगा वो। इसके लिए कभी भी अगर एंगल की बात है, अगर एंगल मेरा 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो विथ स्केलर प्रोडक्ट,
ओके, अभी आपने V1 क्रॉस V2 निकाला है, फिर V1 मॉड V1 और मॉड V2 निकालोगे, फिर उसको डिवाइड मारोगे। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी बन जाता है मेरा, इसके लिए मैंने स्केलर प्रोडक्ट से जाना आसान समझा। तो हम लोग, अगर आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझा होगा, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरा क्या है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मेरे को इनका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। जहाँ पे डेरिवेटिव बोले वहाँ पे समझ जाना, मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब मेरे को d/dx ऑफ x साइन x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब जो मेरे को d/dx ऑफ x साइन x निकालना है, यहाँ पे मेरा क्या है, दो फंक्शन दिख रहे हैं मेरे को, मतलब एक u और एक v, इनको मैं दो अलग अलग समझ सकता हूँ। तो जब u इंटू वी की बात आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, uv रूल लगाते हैं। जो हमने d/dx ऑफ u इंटू वी पढ़ा था ना, उसको uv रूल बोलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, x बाहर आएगा, d/dx ऑफ साइन x होगा, फिर प्लस साइन x d/dx ऑफ x होगा। उसके बाद x इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, d/dx ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x होता है, फिर प्लस साइन x, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी 1, क्योंकि d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, या बोल सकते हो ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरे को आंसर कितना मिल गया, मेरा x cos x प्लस साइन x, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अभी तो आप ये अपने मैथ्स में भी पढ़ने वाले हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से, जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे 100-150 क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए, तो आपकी वहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे को इसका d/dx ऑफ x⁴ प्लस cos x की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा था कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो हम d/dx को सेपरेट कर सकते हैं, प्लस d/dx ऑफ cos x। ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर x⁴n का फॉर्म दिख रहा है तो इसका पावर कूद के इसके सामने आएगा 4x, और ये पावर 1 से माइनस हो जाएगा तो 4x³। उसके बाद d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। ये आपको क्या हुआ, आंसर मिलेगा किसका, d/dx ऑफ x⁴ प्लस cos x का आंसर क्या मिला मेरे को, 4x³ माइनस साइन x। अभी आप जब मैथ्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपको इन क्वेश्चंस को पेपर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको मुँह ज़बानी सॉल्व कर लेंगे एकदम सिंपली। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझा तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने नोट्स में बना के लीजिए। मैंने जितने भी वीडियोस में अभी तक, मेरा ये 7वां पार्ट है इसका, जो हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड चालू किया, तो आप हर वीडियो से अच्छे खासे नोट्स तैयार कर सकते हो, जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x/sin x, मतलब मेरे को d/dx ऑफ x/sin x की वैल्यू मांगती है। ये मेरा कुछ u/v के जैसा दिख रहा है ना, तो मैंने d/dx ऑफ u/v का रूल क्या बताया था, v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइडेड बाई v²। तो बस उसको कंपेयर करना और लिखना है। तो इसका आंसर पहले v आएगा, मतलब sin x इंटू du/dx मतलब dx/dx। उसके बाद माइनस u कितना है मेरा x, फिर d/dx ऑफ sin x डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, मतलब sin x का मतलब sin² x। अब ये तो मेरा 1 बन जाएगा। d/dx ऑफ sin x cos x होता है, तो sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय sin² x, और अगर मैंने डिनोमीटर को सेपरेट किया तो sin x बाय sin x माइनस x बाय cos x अपॉन sin² x। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, एक पावर से एक पावर जाएगा तो 1/sin x माइनस x cos x अपॉन sin x। ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा किसका, d/dx ऑफ x अपॉन sin x का। d/dx अपॉन x अपॉन sin x का मेरा फाइनल आंसर होगा 1/sin x माइनस x cos x अपॉन sin x। मैंने क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में लिया कि आपको अभी चीज़ें समझने लगी, एकदम अच्छे से, तो आप अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट, यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस प्रूव दैट दिस। हम लोग को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बाय अपन कॉस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। किसका, क्वोशंट रूल मतलब लेके यू अपॉन वी वाले रूल को लेके प्रूफ करना है। तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या था, सीधी सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्मूला था मेरा क्या था, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो मुझे बस वही यहाँ पे करना है, बस वी क्या है मेरा कॉस एक्स डिवाइडेड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस वी कितना मेरा, वेट यहाँ पे मेरा u आएगा और यहाँ पे अंदर में v आएगा। तो u कितना मेरा साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कॉस एक्स रहता है मेरा, फिर ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है मेरा, कॉस एक्स माइनस ये मेरा साइन एक्स मिल जाएगा मेरे को, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा मेरे को, फिर इक्वल्स टू ये मेरा कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मेरा क्या बन जाएगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस प्लस एक्स के मेरा कितना होता है, 1 होता है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस कितना होता है मेरा सेक होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। मेरा फाइनल आंसर किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स जो हम लोग को प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर एक्स, वो हमने प्रूफ कर दिया। ये देखिए, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो आई होप हमने डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए थे हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे लास्ट के क्वेश्चन बचे वो है इंटीग्रेशन क्वेश्चन, वो भी हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, ये हम लोग को इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको ये वाला पैटर्न पिछले वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके से सीखें। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, सबसे पहले वो लिख के लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। इसको लिखने के बाद जो ब्रैकेट यहाँ पे बनाइए स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पाई/2 और 0 लिमिट्स यहाँ पे रखिए। अब इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू एक्स के जगह पे पुट करने का कैसे, अपर लिमिट को पहले डालिए तो कॉस ऑफ पाई/2 बन जाएगा, फिर माइनस कीजिए 0 को, फिर 0 को एक्स के जगह पर डालिए कॉस ऑफ 0। मतलब हम लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है जब लिमिट्स दिए होंगे, और अगर लिमिट्स नहीं दिए होंगे तो प्लस सी लगाना है। लिमिट्स दिए होंगे तो प्लस सी कभी नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग को प्लस सी क्यों लगाते, क्योंकि वहाँ पे कौन से कांस्टेंट का वैल्यू दिया हमको पता नहीं होता। इसके लिए प्लस सी तभी लगाना है, जब प्लस सी तब नहीं लगाना है जब लिमिट्स दिया हो। अगर लिमिट्स नहीं दिया तो प्लस सी लगा देना, बट यहाँ पे इस केस में लिमिट दिया हुआ है तो हमको प्लस सी नहीं लगाना है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉस पाई/2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू मेरी कितनी होती है बताओ। और हाँ, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, हमने गलती कर दी यहाँ पे। तो ये माइनस कॉस एक्स और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा मेरा। तो कॉस 90 मेरा कितना होता है, कॉस 90 मेरा 0 होता है, तो -0 प्लस कॉस 0 कितना होता है मेरा 1 होता है। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। फिर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पाई/2 और 0 इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमको, तो माइनस कॉस ऑफ पाई/2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे रहेगा, ये इसका माइनस लेके प्लस बन जाएगा। तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल आंसर क्या है मेरे को, 1 आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ये x है ना, तो x के पावर में क्या अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, 1। जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 होता है। तो ये x⁻n का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनता है वो, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 x⁻n+1 अपॉन में x⁻n+1 अपॉन n+1। फिर यहाँ पे लिमिट मेरा 1 to 5, ये मेरा x² बन जाएगा, नीचे मेरा 2 बन जाएगा, फिर लिमिट 1 to 5। मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो 5²/2 - 1²/2 मिल गया हम लोग।
तो ये मेरा क्या बन जाएगा 25/2 माइनस 1/2 मतलब 25 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 24/2 मतलब मेरे को आंसर कितना मिल जाएगा मेरा 24/2 मतलब 12 मतलब मेरे को इंटीग्रेशन का आंसर कितना मिलेगा मेरे को 12 मिल गया। तो हम लोग को एक का तो आंसर 1 मिला और एक का आंसर 12 मिला। तो इसका आंसर कितना मिला 1 मिला और इसका आंसर हम लोग को 12 मिला। तो आई होप आपको अभी तक के मीन्स आज हमारा मैथमेटिकल मेथड्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का अच्छे से कम्प्लीटली पूरा ख़त्म हो गया। मीन्स हमने हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डीपली कंसेप्ट के साथ विजुअलाइज किया, अच्छे से इमेजिन करके देखा। अब ये तो हमारा केवल फर्स्ट टॉपिक मतलब चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स। तो अभी इसके आगे जितने भी इसके आगे तो अभी और एडवांस टॉपिक पढ़े हुए उनको भी अच्छे से सीखना, वो इससे भी अच्छा टॉपिक है। ये तो मैथमेटिकल मेथड्स इसलिए था ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें कौन सी मैथ्स फिजिक्स में यूज़ होती है, कौन सी मैथ्स फिजिक्स में यूज़ होती है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए अभी हम लोग का ये जो टॉपिक है आज अच्छे से ख़त्म हो गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, जो आज पहली बार देख रहा है वो जाके पीछे के 6 पार्ट पहले देखिए, कंप्लीट कीजिए, फिर 7th पार्ट पे आइए। ओके, तो अगर आपको ये चैप्टर का जो सीरीज़ था मैथमेटिकल मेथड्स का वो पसंद आया है तो उसके बारे में कमेंट में बताइए हम लोग को, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ बस शेयर कीजिए इसको। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अभी अपने अगले टॉपिक के साथ। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा और पढ़ते रहिए फिज़िक्स।